नमस्कार, ओंकार न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। रुक करते हैं खबरों का। गोरक्षपीठाधीश्वर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में मानसरोवर मंदिर में पहुंचकर रुद्राभिषेक किया और पूजा अर्चना की, जिसके बाद उनके नेतृत्व में श्रीमद् भागवत कथा की भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में रथ पर सभी 9 नवीन देव विग्रहों की रथ यात्रा निकाली जा रही है। भक्ति भाव से सराबोर ये कलश यात्रा रथ यात्रा गोरखनाथ मंदिर की यज्ञशाला पर समाप्त हुई। तो आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने पूजा अर्चना की है। बताते चले, उत्तर प्रदेश की 17 नगर निगमों के लिए हुए चुनावों की मतगणना हुई और जिसमें बीजेपी को भारी बहुमत मिला। पूरी सीटें 17 की 17 सीटें बीजेपी के खाते में आई। उसके बाद सीएम योगी का ये पहला गोरखपुर दौरा है। गोरखपुर में सीएम योगी ने मानसरोवर मंदिर में पूजा अर्चना की, भव्य कलश यात्रा निकाली गई। गोरखनाथ मंदिर में 7 दिवसीय श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का शुभारंभ किया गया। 21 मई को गोरखनाथ मंदिर में देव विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। सीएम योगी सुबह 7 बजे मानसरोवर मंदिर पहुंचे। रुद्राभिषेक की सभी तैयारियां पहले से हो चुकी थी। सीएम ने विधिवत पूजा अर्चना कर शिवलिंग का रुद्राभिषेक किया। इस दौरान सीएम योगी ने जन कल्याण की कामना की। इसके पश्चात सीएम योगी ने भव्य कलश यात्रा तथा देव विग्रहों की रथ यात्रा का शुभारंभ किया। ये कलश यात्रा गोरखनाथ मंदिर की यज्ञशाला पर समाप्त होगी, जबकि श्रीमद् भागवत महापुराण पोथी को कथा स्थल महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन में वैदिक विधि विधान से प्रतिष्ठित किया जाएगा। कथा का विधिवत शुभारंभ अपराह्न 3 बजे से सायंकाल 9 बजे तक किया जा रहा है। वहीं आपको ये भी बताते चले, योगी आदित्यनाथ ने यह बताया है कि देव विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठानिक कार्यक्रमों की श्रृंखला में 15 मई से 21 मई तक श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आयोजन प्रतिदिन सुबह 8 बजे से 12 बजे तक और शाम को 2 बजे से 5 बजे तक गोरखनाथ मंदिर की यज्ञशाला में होगा। गोरक्षपीठ में 9 देव विग्रहों वाले नवीन मंदिरों में देव विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में 2 चरणों में धार्मिक अनुष्ठान का क्रम 8 मई से शिव महापुराण कथा के साथ शुरू हुआ था। पहले चरण की 7 दिवसीय कथा का रविवार को सीएम और गोरक्षपीठाधीश्वर की उपस्थिति में विश्राम हुआ। तो आपको बताते चलें कि सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे। मानसरोवर मंदिर में उन्होंने रुद्राभिषेक किया। इस दौरान भव्य कलश यात्रा निकाली गई। निकाय चुनाव की मतगणना के बाद चुनाव जीतने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ का ये पहला गोरखपुर दौरा है। पहली बार गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर स्थित मानसरोवर मंदिर में रुद्राभिषेक कर जन कल्याण की कामना की। आज गोरखनाथ मंदिर में 7 दिवसीय श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का शुभारंभ भी होगा। 21 मई को गोरखनाथ मंदिर में देव विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। सीएम योगी सुबह 7 बजे मानसरोवर मंदिर पहुंचे। रुद्राभिषेक की सभी तैयारियां पहले से हो चुकी थी। सीएम ने विधिवत पूजा अर्चना कर शिवलिंग का रुद्राभिषेक भी किया है। आपको बताते चले, सीएम के इस दौरे को लेकर काफी तैयारियां भी की गई। सीएम योगी सुबह 7 बजे मानसरोवर मंदिर पहुंचे हैं। रुद्राभिषेक की सभी तैयारियां पहले से हो चुकी हैं। सीएम ने विधिवत पूजा अर्चना कर शिवलिंग का रुद्राभिषेक भी किया। तो अतीक अशरफ की हत्या मामले में न्यायिक आयोग ने 21 पुलिसकर्मियों को नोटिस भेज दिया है। इन सभी पुलिसकर्मियों को 15 दिन के अंदर बयान दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। अतीक अशरफ की हत्या को आज 1 महीना पूरा हो गया है। आज ही के दिन यानी 15 अप्रैल की देर रात अतीक अशरफ की पुलिस कस्टडी में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अतीक अशरफ को 3 हमलावरों ने उस वक्त गोली मारी थी जब पुलिस
दोनों भाइयों को मेडिकल जांच के लिए ले जा रही थी। उसी वक्त 3 हमलावर फर्जी मीडिया कर्मी बनकर आए और उन्होंने अतीक अशरफ पर एक के बाद एक कई गोलियां मारी। दोनों भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई। अतीक अशरफ की पुलिस कस्टडी में हत्या के बाद तमाम दलों के नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आई थी। किसी ने यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए थे तो किसी ने योगी सरकार की तानाशाही इसे करार दिया था। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा था, उत्तर प्रदेश में अपराध की पराकाष्ठा हो गई है और अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। जब पुलिस की सुरक्षा घेरे के बीच सरेआम गोलीबारी करके किसी की हत्या की जा सकती है तो आम जनता की सुरक्षा का क्या? इससे जनता के बीच भय का वातावरण बन रहा है। ऐसा लगता है कुछ लोग जानबूझकर ऐसा वातावरण बना रहे हैं। तो आपको बता दें, अतीक अशरफ हत्याकांड का ये पूरा मामला है। 21 पुलिस कर्मियों को नोटिस भेजा गया है और 15 दिन के अंदर बयान दर्ज कराने के लिए निर्देश भी दे दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि 15 अप्रैल की देर रात, आपको बता दें, अतीक अशरफ की पुलिस कस्टडी में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 3 हमलावरों ने उस वक्त गोली मारी थी जब पुलिस कस्टडी में अतीक और अशरफ थे। पुलिस दोनों भाइयों को मेडिकल जांच के लिए लेकर जा रही थी। उसी वक्त 3 हमलावर फर्जी मीडिया कर्मी बनकर आए और उन्होंने अतीक अशरफ पर एक के बाद एक कई गोलियां मारी। दोनों भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई। अतीक अशरफ की पुलिस कस्टडी में हत्या के बाद तमाम दलों के नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आई थी। किसी ने यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए थे तो किसी ने योगी सरकार की तानाशाही से करार दिया था। तो बता दें, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा था, उत्तर प्रदेश में अपराध की पराकाष्ठा हो गई है और अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। जब पुलिस की सुरक्षा घेरे के बीच सरेआम गोलीबारी करके किसी की हत्या की जा सकती है तो आम जनता की सुरक्षा का क्या? इससे जनता के बीच में डर का वातावरण बन रहा है। ऐसा लगता है कुछ लोग जानबूझकर ऐसा वातावरण बना रहे हैं। तो आपको बता दें कि अतीक अशरफ की हत्याकांड का ये पूरा मामला है। 21 पुलिस कर्मियों को नोटिस जारी किया गया है और 15 दिन में बयान दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं। तो आपको बताते चले कि अतीक अशरफ हत्याकांड का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संजय श्रीवास्तव वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, अतीक अशरफ की हत्या जब हुई थी 1 महीना पूरा हो चुका है और अब जाकर पुलिस कर्मियों को नोटिस दिया गया है। इतना लेट लतीफी इसमें क्यों की जा रही है? देखिए, अतीक अशरफ हत्याकांड के बाद से जिस तरीके की पुलिसिया कार्रवाई हो रही थी और कई सवाल उठते रहे हैं और मामला कोर्ट के संज्ञान में भी है, तो इसको लेकर बात तो साफ थी कि जब जिस दिन हत्या हुई थी उसके दूसरे दिन सरकार पर दबाव बना था कि पुलिस अभिरक्षा में अतीक और अशरफ की कैसे हत्या हो गई और पुलिसिया चूक माना जा रहा था बहुत बड़ी, तो उन पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया था। लेकिन निलंबित करना कोई सजा नहीं होती है, सिर्फ खाना पूर्ति होती है। और उसके बाद 1 महीने बाद, जैसा कि आप स्वयं बता रही हैं, कि अब उनको नोटिस दिया जा रहा है। जाहिर सी बात है कि सरकार की इस कार्रवाई की मंशा को लेकर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। अब देखना यह है कि कोर्ट इस मामले में लगातार नजर बनाए हुए है और इस नोटिस से वो क्या मायने निकालता है। लेकिन जिस तरीके से अतीक अशरफ की हत्या इस दौरान की गई पुलिस कस्टडी में, कई बड़े सवाल उस दौरान खड़े हुए थे। पुलिस कर्मियों पे तो सवाल खड़े हुए ही थे, लेकिन सरकार पे भी सवाल खड़े होने लगे थे। क्या आपको लगता है कि इसमें सरकार की तरफ से भी किसी की मिलीभगत हो सकती है? क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी वहां मौजूद थे, मीडिया कर्मी वहां मौजूद थे, उसके बावजूद भी अपराधियों ने इतना हौसला दिखाया और कहा जा सकता है कि इतने बड़े लोगों के बीच में जा करके अतीक अशरफ को मारना। जी बिल्कुल, देखिए, लगातार इस मामले पर सवाल उठते रहे हैं और सरकार पर भी सवाल उठ रहे हैं, सरकार की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं। एक तरफ 3 अपराधी बेखौफ होकर पुलिस का घेरा तोड़कर पुलिस की मौजूदगी में, यहाँ तक कि एक अपराधी तो गोली चला रहा है और पुलिस उसे पकड़े भी हुए किसी से, और ऐसे में पुलिस का किसी
इस तरीके से रिएक्ट न करना, गोली न चलाना, उन लोगों के पैर तक में गोली न मारना, न घायल करना, उन्हें बिल्कुल आराम से गोली चलाने के बाद, हत्या दोनों की हो जाने के बाद पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती है और अपनी गिरफ्तारी देते हैं धार्मिक नारे और उन्मादी नारे लगाते हुए। तो जी। निश्चित तौर पर सरकार की मंशा पर और पुलिस और प्रशासन के जो आला अफसर हैं उन पर लगातार सवाल उठ रहे थे कि आखिर इस तरीके की हत्या हुई। भले ही वो बाहुबली थे, माफिया थे, गुंडे थे, बदमाश थे, लेकिन क्या गुंडे बदमाशों की इस तरह पुलिस अभिरक्षा में हत्या करना जायज है? ये सवाल लगातार उठते रहे और कोर्ट भी ये सवाल पूछ रही है। अब देखना है कि इस तरीके की जो नोटिस दी जा रही है उससे पुलिस वाले क्या जवाब देते हैं और उसका किस तरीके से हलफनामा सरकार की तरफ से कोर्ट से दाखिल किया जाता है और कोर्ट उस पर क्या कार्रवाई करता है। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से लेट लतीफ़ी इसमें की जाने की कोशिश हो रही है, क्या आपको लगता है कि इस मामले को और भी ज़्यादा खींचा जाएगा? क्योंकि 15 दिन हालांकि दिए हैं बयान दर्ज कराने के लिए, लेकिन फिर भी 1 महीना हो चुका है, उसके बाद में ये निर्देश दिए गए हैं। अब बिल्कुल लगातार हीला हवाली हो रही है और जी। सरकार की मंशा पर सवाल उठते रहे हैं और उठेंगे भी। तो इस तरीके से जो कार्रवाई हो रही है उसको साफ माना जाता है कि कहीं न कहीं सरकार की जो तीनों हत्यारे थे उनके तार जो है वो तंत्र से जुड़े हुए माने जा रहे हैं कि जिस तरीके से वो आते हैं और उनको किस तरीके की सूचना किसने दी और इनका इंटेलिजेंस जो फील्ड हो रहा किस तरीके से मीडिया कर्मी बनकर हत्यारे आ जाएंगे। लगातार सवाल कोर्ट में भी यही खड़े किए थे कि उनको जो अस्पताल का परिसर था उसके कोर्टों के बजाय उन्हें 300 मीटर दूर उतार कर वाहन से क्यों पैदल ले जाया जा रहा था, मीडिया को बाइट देने के लिए क्यों उन्हें खड़ा किया गया। तो तमाम इस तरीके के सवाल हैं जो सरकार की मंशा पर कहीं न कहीं शक जाहिर करते हैं या शक पैदा करते हैं कि इसमें मिली भगत की गुंजाइश है। बिल्कुल, अब देखने वाली बात यही होती है कि आगे क्या कुछ इस मामले में होता है, क्योंकि जिस तरीके से हीला-हवाली इसमें देखने को मिल रही है, हालांकि 15 दिन में अब जाकर के निर्देश दिए गए हैं, पुलिसकर्मियों को नोटिस दिया गया है। क्या आपको लगता है कि जब अतीक अशरफ हत्याकांड जिस तरीके से हुआ था, प्रयागराज में जिस तरीके से माहौल बना था, धाराएं लगा दी गई थी, 144 लागू कर दी गई थी, एक जगह प्रयागराज में ये घटना हुई थी, लेकिन इसका असर पूरे उत्तर प्रदेश में देखने को मिला था। जिस तरीके से ये घटना हुई है, क्या आपको लगता है कि इसका असर पुलिसकर्मियों को, अगर रिमांड पर लिया जाता है, पुलिसकर्मियों पर कोई बात आती है, तो पूरे उत्तर प्रदेश में इसका असर होगा? हाँ बिल्कुल, जाहिर तौर पर देखिए, मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ कि हत्या के जो मायने और जो कोर्ट या कोई भी आदमी सही निकालता है कि राजनीतिक मायने जो थे उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरी तरह जनता के बीच में कैद किया है। और ताजा उदाहरण नगर निकाय के हुए चुनाव में 17 नगर निगम की सीटें बीजेपी की झोली में गई और जिस तरीके से चुनाव प्रचार हुआ उसमें कहा गया कि बाहुबलियों माफियाओं की जगह नहीं है जी। तो कहीं न कहीं ये सवाल उठता रहा है कि इस तरीके की पुलिस अभिरक्षा में हत्या कराकर भी, क्योंकि वो बाहुबली माफिया थे, उसको भी इन्वेस्टमेंट किया गया निकाय चुनाव में। तो राजनीतिक नेता जो भी इस पार्टी के लिए रहे हो, लेकिन सवाल तो खड़े होंगे ही कि भले ही गुंडे माफिया रहे हो, बाहुबली रहे हो, लेकिन पुलिस अभिरक्षा में और भारी पुलिस बल के बीच में इसी तरीके से अगर कोई बीच में आकर और हत्या करके भाग जाता है या फिर वो पकड़ा जाता है और जिंदा रहता है तो निश्चित तौर पर सवाल उठते हैं। अगर सवाल तब नहीं उठते जब उन तीनों ने इन दोनों की हत्या की और पुलिस ने उन्हें भी गोलीबारी की होती, जैसा कि पुलिस कहती के एनकाउंटर में मारे गए। तो ये तो एक लाइव एनकाउंटर था, बदमाशों का एनकाउंटर था, पुलिस अभिरक्षा में बदमाशों को मारने का, और वहाँ पुलिस मुख दर से बनी खड़ी रही जबकि हथियारों से लैस थी। तो लगातार ये सवाल उठ रहे हैं। अगर नोटिस दिया जाता है, पुलिस वालों पर कार्रवाई होती है तो पुलिस वालों में भी एक आक्रोश होगा कि अगर सरकार की कहीं रजामंदी रही है और पुलिस को इस तरह से रिएक्ट करने के लिए रोका गया था तो निश्चित तौर पर दोनों में कहीं न कहीं उहापोह की स्थिति कायम होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज़्यादा जानकारी के लिए। तो आपको बताते चले कि 21 पुलिसकर्मियों को नोटिस जारी किया गया है, 15 दिन में बयान दर्ज कराने की बात कही गई है। 1 महीना हो चुका है अतीक अशरफ की हत्या का, लेकिन अभी तक सिर्फ निर्देश दिए गए हैं। अब जाकर के इसमें कुछ एक्शन लिया जा रहा है।
निकाय चुनाव के दौरान मतदाता सूची से मतदाताओं के नाम काटे जाने के आरोपों के बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने इस समस्या को हमेशा के लिए दूर करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया। इसके तहत आयोग अन्य कई राज्यों की तरह यूपी में भी लोकसभा चुनाव की मतदाता सूची से नगर निकाय की मतदाता सूची को जोड़ेगा। इसी मतदाता सूची पर किसी भी चुनाव से पहले काम होगा। इस सूची में हर वोटर की फोटो भी होगी ताकि गड़बड़ी की कोई गुंजाइश न हो। ये जानकारी निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार ने रविवार को दी। आयुक्त ने कहा कि नगर निकाय मतदाता सूची को लोकसभा चुनाव की सूची से जोड़ने का काम बाराबंकी से करने का प्रयास किया गया था, पर उस प्रयोग पर काम ही शुरू नहीं हो पाया। इसमें कुछ व्यावहारिक दिक्कतें आई थी। सवाल उठा कि यदि नई सूची में खामियां निकली तो जिम्मेदारी किसकी होगी। वहीं भारत निर्वाचन आयोग ने इसकी जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। आयोग ने कहा कि अब हम लोकसभा चुनाव वाली सूची को आधार बनाकर अपनी फोटो युक्त निर्वाचक नामावली तैयार करेंगे। इसकी शुरुआत लखनऊ जिले से की जाएगी। इसके बाद हर जिले में सूची बनाई जाएगी। प्रयागराज से प्रतापगढ़ में लग्जरी गाड़ी में महिला से गैंगरेप की घटना सामने आई है, जहां चलती गाड़ी में महिला से दुष्कर्म किया गया। दुष्कर्म के बाद महिला के दरिंदों ने सड़क पर फेंक दिया। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने पीड़िता को एम्बुलेंस अस्पताल में भर्ती करवाया। दुष्कर्म के बाद महिला 2 दिन तक थानों के चक्कर लगाती रही, लेकिन महिला की कोई भी सुनवाई नहीं हुई। बता दें, अमेठी की रहने वाली महिला प्रयागराज में रहकर एक इंश्योरेंस कंपनी में एडवाइजर का काम करती है। महिला ने बताया कि इंश्योरेंस के लिए लोगों से फोन कर पॉलिसी बेचने का काम करती है। प्रयागराज के राहुल नाम के रसूखदार व्यवसायी से भी इंश्योरेंस के बाबत बात हुई थी, जिसके बाद 12 मई को देर शाम फोन करके पॉलिसी लेने के नाम पर महिला को आरोपियों ने बुलाया और झांसा देकर कार में बैठा लिया। चलती गाड़ी में गैंगरेप को अंजाम देने के बाद महिला को चलती कार से बाहर फेंक दिया। मामले को लेकर पीड़िता ने बयान भी दिया है। तो आपको बताते चले कि चलती कार से महिला को बाहर फेंक दिया। गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया है, लेकिन इस मामले में कोई भी सुनवाई महिला की नहीं हुई है। प्रयागराज के राहुल नाम के रसूखदार व्यवसायी से भी इंश्योरेंस के बाबत बात हुई थी, जिसके बाद 12 मई को देर शाम फोन करके पॉलिसी लेने के नाम पर महिला को आरोपियों ने बुलाया और झांसा देकर कार में बैठा लिया। चलती कार में गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया और कार से उसे बाहर फेंक दिया। मामले को लेकर पीड़ित महिला ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। सर, मैं इंश्योरेंस सेक्टर में काम करती हूँ। करीब 8:28 में मेरे पास एक बंदे का फ़ोन आया और मुझे उसने इंश्योरेंस लेने के लिए मंदिर के पास बुलाया। उसने कहा कि मेरे साथ 2 लोग और हैं, वो भी इंटरेस्टेड हैं इंश्योरेंस लेने के लिए, तो आप यहाँ पे आ जाइए। मुझे बोला आधे घंटे बाद आप आइएगा। मैंने मना भी किया, लेकिन फिर वो जोर करने लगा तो मैं गई और फिर वहाँ से फिर वो मेरे को एक गाड़ी में बुलाया। मैं गई, बात किया, ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठी भी। उसके बाद ये लोग मुझे लेके वहाँ से आगे बढ़ने लगे। फिर घबराहट की वजह से मुझे प्यास लगी। मैंने कहा गाड़ी रोक दीजिए, मुझे प्यास लगी है। फिर इनके पास पानी था, इन्होंने पानी दिया है और मैंने पिया है वो पानी पीने के बाद मुझे कुछ तो भी हुआ, मुझे होश नहीं था। उसके बाद गाड़ी लेके चले गए। फिर मेरे साथ इन लोगों ने जो कर सकते थे इन्होंने किया है। इन्होंने तीनों लोगों ने मेरे साथ गलत किया है। मैंने कोशिश की कि मैं कैसे भी बचाऊं, लेकिन शरीर काम नहीं कर रहा था। फिर काफ़ी देर भटकने के बाद फिर ट्रक्स लगी हुई थी एक जगह रास्ते में, वहाँ पे गाड़ी स्लो हुई तो मैंने कैसे भी करके दरवाज़ा खोला और मैं नीचे गिर गई हूँ सर। इन्होंने दरवाज़ा तेज़ी से बंद किया और ये भाग गए। सर, मैं इंश्योरेंस सेक्टर में काम करती हूँ। करीब 8 शाहजहांपुर के सरकारी स्कूल में 13 छात्राओं के साथ यौन शोषण की घटना सामने आई है। स्कूल के टीचर पर यौन शोषण के गंभीर आरोप लगे हैं। पुलिस ने 3 टीचर्स के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। छात्राओं को जिला अस्पताल भेजकर मेडिकल भी कराया गया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।